आज हम 12th क्लास के नए लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2 थी हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा आव्यूह या मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके गुणधर्म क्या होंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आव्यूह क्या होगा। हमारे पास कुछ समान संख्याएं या समान राशियां, ठीक है, समान वस्तुएं, समान राशियां या कुछ संख्याएं जिनको हम पंक्तियों और स्तंभों के रूप में एक आयताकार या वर्गाकार अभिविन्यास में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि आव्यूह की परिभाषा क्या होगी कि कुछ समान राशियों या वस्तुओं या संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों के रूप में आयताकार या वर्गाकार अभिविन्यास में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित करने की व्यवस्था और क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स होगा उसकी परिभाषा पढ़ी हमने। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स को कैसे दर्शाएंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, उन्हें हमें पंक्तियों और स्तंभों के रूप में क्या करना है, आयताकार या वर्गाकार अभिविन्यास में व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है, जो रोज होती हैं वो क्या होती है, आड़ी होंगी, ठीक है, और जो हमारे स्तंभ होंगे वो क्या होंगे, ऊपर से नीचे की ओर खड़े। तो हमारे पास जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर एक व्यवस्था दे रखी है, इसमें पंक्तियों की संख्या, एक ऊपरी वाली पंक्ति और एक नीचे वाली, 2 पंक्तियां होंगी। हमारे पास ये तो क्या होंगी, पंक्तियां। और ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या जाएंगे हमारे स्तंभ। स्तंभों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है, ठीक है। इसी प्रकार हम और देखें तो A B C और D। इसके हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेटर्स हैं A B C और D। हमने इसको वर्गाकार रूप में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया है और इसके बाद में एक कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया है। तो अगर हम इसको जो पंक्तियां और स्तंभ होते हैं इनको कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, हमारा एक आव्यूह कहलाता है, जिसको आप कैपिटल A या किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2, और जो स्तंभों की संख्या है वो भी कितनी है, 2 है। तो हमारे पास पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2, इसलिए ये कैसा है, वर्गाकार आव्यूह है। जबकि हम इसकी बात करें तो पंक्तियां कितनी है, 2 है, लेकिन स्तंभ कितने हमारे, 3 है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो गई, इसलिए ये कैसा आव्यूह है, आयताकार आव्यूह। तो हम बात करेंगे ये तो हमारे पास आव्यूह की परिभाषा और इसको निरूपित करना कि जो संख्याएं हैं उसको पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करके एक कोष्ठक के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते
किसी भी अवयव में जितनी पंक्तियां और स्तंभ हैं उनके आधार पर क्या करते हैं, उसका क्रम या उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या करते हैं, उसके लिए निर्धारित करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या हमारे पास है इसमें 3। तो देखिए तो हमारे पास ये जो अवयव होगा इसका तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, इसका जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, पहले लिखेंगे हम हमेशा पंक्तियों की संख्या और उसके बाद लिखेंगे स्तंभों की संख्या। तो 2 × 3 या 2/3 ये क्या हमारा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इस अवयव की बात करते हैं तो इसके लिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2। तो 2/2 ये क्या होगा इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या अवयव है का क्रम। तो हम यहाँ पर अगर इसको व्यापक रूप में देखें कि हमारे पास अवयव में दिए हुए हैं A11 A12 A13, और यहाँ पर हमने मान लिया इसके अंदर स्तंभ कितने हैं, n स्तंभ है टोटल। दूसरी पंक्ति की बात करें तो A21 A22 A23, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास तो और A2n। अगर जो हमारा अवयव होगा उसमें कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं, स्मॉल m पंक्तियां हैं, तो am1, नीचे आएगा हमारे पास am2, यहाँ जाएगा am3, और लास्ट में लिखेंगे amn। अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरीके से लिखा है, ये हमारा अवयव मान लेंगे कि हमारा अवयव a है, इसमें m तो पंक्तियां हैं और n क्या है, स्तंभ है। तो इसकी जो कोटि होगी या क्रम होगा इसका मैट्रिक्स का वो क्या होगा, m/n, m × n। तो हमारे पास यहाँ पर हमने ये पहले से जान कर लिया कि हमारे पास पंक्तियां कितनी है, m है, और स्तंभ कितने हैं, n है। तो यहाँ पर जो अवयव है मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके जो अवयव होंगे उनको हमें इस प्रकार से दर्शाना है कि A11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति है क्या हमारा पहला स्तंभ है। दूसरे अवयव की बात करते हैं A12 का मतलब है पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में। इसी प्रकार 13 की बात करें तो पहली पंक्ति और तीसरा क्या हमारा स्तंभ है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास स्मॉल a के नीचे जो पदांक लिखे हैं हमने, जो अंक लिखे हुए हैं, उनमें से पहला अंक तो किसको निरूपित करता है, पंक्तियों की संख्या को, और दूसरा अंक निरूपित करता है स्तंभों की संख्या को। तो हमारे पास जो ये अवयव होगा वो कौन से स्तंभ में और कौन सी पंक्ति में है उसको निरूपित करने के लिए हमने यहाँ पर कई लिए संख्या लिखी, जिसको क्या कहते हैं, पदांक कहते हैं। तो हमारे पास अगर इस अवयव की बात करें A23, इसको हम देखकर बता सकते हैं कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको A23। ठीक है। mn की बात करें amn तो nवीं पंक्ति और nवां स्तंभ। ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं Aij m/n मैट्रिक्स है हमारे पास, m/n इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जहां पर जो i और j हैं, i की वैल्यू हमारे पास कहां से है, 1 से लेकर m तक, और j की वैल्यू होगी हमारे पास 1 से लेकर n तक। i किसको निरूपित करेगा, तो पहले संख्या है कि वो पंक्तियों की संख्या को, और हमारे पास j किसको निरूपित करेगा, स्तंभ को। तो हमारे पास जो i होगा कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर n पंक्तियों की संख्या तक, और जो j होगा वो होगा 1 से लेकर n तक। तो हमारे पास ये हो गया व्यापक रूप में अवयव का निरूपण, मैट्रिक्स का निरूपण, डिनोटेशन। ठीक है। अब आगे बात करें इसमें तो हमारे पास यहाँ पर हो गया इसका अवयव का क्रम। आगे आएंगे हमारे पास अवयव के
चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप है हमारा पंक्ति आव्यूह, जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब पंक्ति आव्यूह क्या होगा कि ऐसा आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल कितनी होगी, एक होगी। स्तंभों की संख्या हमारी कितनी भी हो सकती है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पंक्ति आव्यूह। तो अब देखिए यहाँ पर पंक्ति आव्यूह का उदाहरण देखते हैं। तो पंक्ति आव्यूह का उदाहरण, इसके लिए मान लिया 1 5 -3 और यहाँ पर 2। एक हमने आव्यूह दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसके लिए अवयव हमारे हैं 1 5 -3 और 2। ठीक है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 और 4। तो इसका जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो क्या होगा हमारा 1/4। दूसरा देखिए पंक्ति आव्यूह का हमारे पास जो उदाहरण है A B और C। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पंक्ति एक है, स्तंभ कितने हैं, 3। तो इसका जो ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का, वो क्या हो गया 1/3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो पंक्ति आव्यूह होगा उसका ऑर्डर क्या होगा हमारा 1/n। अगर हमारे पास n क्या है, स्तंभ, तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें एक ही होनी चाहिए। तब हमारे पास क्या होगा, ये पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारा है स्तंभ आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा बिल्कुल पंक्ति आव्यूह जैसे है। पंक्ति आव्यूह के लिए पंक्तियों की संख्या एक है, तो यहाँ पर स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें कॉलम की संख्या कितनी होगी हमारी, एक होगी। पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। इसका उदाहरण ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 5 -2 3 4 और 1। तो हमारे पास यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है, इसमें एक है, लेकिन पंक्तियां कितनी हो गई 1 2 3 4 और 5। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारा इस मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, पंक्तियों की संख्या, तो 5 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या कितनी है 1, तो कितना रहेगा 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 5/1। अब हम देखेंगे हमारे पास जो स्तंभ आव्यूह है, इसके लिए हम व्यापक रूप में इसका हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर पंक्तियों की संख्या n है तो हमारे पास, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी स्तंभ आव्यूह के लिए 1, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा n/1। तो हमारा ये दूसरा हो गया स्तंभ आव्यूह। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा होगा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। अब देखिए जीरो या नल मैट्रिक्स है, इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसे पहले जो हमारे पास जीरो है उसको हम कैपिटल में शो करेंगे। अब आगे देखिए जीरो शून्य आव्यूह है, इसकी परिभाषा, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसे क्या कहेंगे शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे कर रहे हैं, उसे या जो हमारा जीरो है उसको बढ़ा लेंगे। तो यहां से देखते हैं 0 0 0। तो हमारे पास जितने भी अवयव आएंगे इसके अंदर वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये 3/3 का हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार 0 हमारे पास अगर हम 3/2 का मैट्रिक्स देखते हैं तो ये भी किससे रिप्रेजेंट होगा, उसे रिप्रेजेंट होगा। तो ध्यान में रखना है शून्य आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट होगा फोर्थ वर्ग आव्यूह। इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स
1 5 -1 2 3 6 4 और माइनस का 8 ये दिया हुआ है हमें। हम देख सकते हैं इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 3। तो 3/3 हो गया। मतलब कि जो हमारे पास इसकी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होता है, m/n मान के चलते हैं। अगर हमारे पास n क्या है, इस पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। तो हमने बात की इसकी परिभाषा की वर्ग आव्यूह के लिए, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि m क्या होगा, n के बराबर होगा हमेशा। इसके लिए वर्ग आव्यूह के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/3, m और n दोनों बराबर है। इसी प्रकार 2/2 का भी हो सकता है, a b c और d। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने ऑर्डर क्या है इसका, 2/2। तो m और n दोनों हमारे इसके बराबर है। ये हो गया हमारा वर्ग आव्यूह। अब देखते हैं नेक्स्ट विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके लिए हमारे पास इसकी परिभाषा ये होगी कि हमारे पास एक ऐसा वर्ग आव्यूह, हम बात करेंगे केवल किसकी, वर्ग आव्यूह की, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह होने के लिए इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। दूसरी हम बात करें मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, कोई भी वर्ग आव्यूह हमारा, जैसे यहाँ पर लिया हमने ये 1 2 3, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और 9, ये हमारा वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह 3/3 कोटि का हमारे पास m और n दोनों की संख्या, दोनों का मान क्या है, बराबर है। पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, बराबर। हम देखते हैं सबसे पहले से हम समझ रहे हैं मुख्य विकर्ण क्या होगा। मुख्य विकर्ण वो होता है जिसके लिए पंक्तियों, मतलब कि हमने पढ़ा था a i j, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको किसके फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, a = a i j m/n। i किस में निरूपित करेगा, पंक्ति की संख्या, और j किस में निरूपित करता है, स्तंभों की संख्या। तो मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं, जिनके लिए i का मान क्या होता है, j के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, i का मान j के बराबर। तो हम यहाँ पर i बराबर j की बात करते हैं, मतलब कि i का मान अगर 1 है तो j का मान कितना होना चाहिए, 1। तो कौन सा अवयव हो गया, a11। अगर हम बात करें i का मान 2 है तो j का मान कितना होना चाहिए, 822। अगर i का मान 3 है तो j का मान कितना होगा, 3, 833। इसी प्रकार आगे चलेंगे। 3/3 मैट्रिक्स का 3 अवयव हो गए, तो ये a11 हो गया, ये हो गया आपका a22 और ये हो गया a33। तो इन अवयवों के अलावा जो अवयव हो गए वो विकर्ण के अवयव नहीं है, केवल हमारे पास विकर्ण के अवयव कौन से होंगे, a11 a22 a33, जिसके लिए i और j का मान क्या है, समान है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वर्ग आव्यूह में। अब हम बात करें विकर्ण आव्यूह की बात कर रहे थे। वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो हमारे पास जो मुख्य विकर्ण है इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हमारे पास जो ये आव्यूह होगा उसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह, सॉरी विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह आपको बता दिया गया है। मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, जिसके लिए i और j का मान बराबर होगा। तो a11 a22 और 33, ये सभी जो अवयव है ये तो नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अवयव होंगे ऊपर और नीचे के वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर विकर्ण आव्यूह
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए परिभाषा सुन लेते हैं पहले इसकी स्केलर मैट्रिक्स की कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, हम बात करेंगे इसकी विकर्ण आव्यूह की, और विकर्ण आव्यूह क्या होता है हमारा वर्ग आव्यूह होता है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं अदिश आव्यूह के लिए। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान कितना होता है, निश्चित होता है, समान होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2x2 जो 2x2 ऑर्डर है हमारा क्रम है, मैट्रिक्स है, A है 2x2 ऑर्डर का, और इसके अवयव में दिए हुए हैं, हमें दे दिया अदिश क्या है, ये अवयव है, और इसका जो एक मुख्य विकर्ण का अवयव वो कितना है, 2 है। तो हमारे पास हम जानते हैं सबसे पहले तो विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण अवयव के लिए मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण यही होगा हमारा जो, ठीक है, 1 1 और 2 2, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा। तो हमारे पास अदिश अवयव है, तो इसका जो दूसरा अवयव बचेगा मुख्य विकर्ण का, वो भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। कि हमारे पास अदिश अवयव क्या होगा, जिसमें विकर्ण अवयव के मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होने चाहिए। अगर हम बात करें 3x3 के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया -5, तो हमारे पास ये 0 0, ये -5, ये 0 और ये 0, ये कितना हो जाएगा, -5। कि हमारे पास जो अदिश अवयव है उसके लिए जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, किसमें, विकर्ण अवयव में, जबकि विकर्ण अवयव के लिए ऐसा नहीं है कि समान हो, ठीक है। तो हमारे पास विकर्ण अवयव आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद में अदिश अवयव पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट अवयव है, और नेक्स्ट अवयव आपका है इकाई अवयव। और इकाई अवयव को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई अवयव हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसकी खासियत ये है कि हम इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। अब इकाई अवयव की परिभाषा ये कहती है कि एक ऐसा विकर्ण अवयव या अदिश अवयव कह लें हम शॉर्ट में, कि एक ऐसा अदिश अवयव जिसके विकर्ण के अवयवों का मान कितना होता है, 1 होता है हमेशा, उसे हम क्या कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे। अगर 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं 2x2 के लिए, ये क्या हो जाएगा, 1 और ये 1, विकर्ण के जो अवयव है वो कितने होंगे, 1 और 1 होंगे। अगर 3x3 की बात करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण के जो अवयव हैं वो सभी क्या है, इकाई है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है। होना क्या चाहिए, अदिश अवयव होना चाहिए। तो अदिश अवयव आना चाहिए, उससे पहले उसके लिए पहले आपको अदिश अवयव के लिए क्या आना चाहिए, विकर्ण अवयव और वर्ग अवयव। और इसका जो लास्ट टाइप है वो है आपका त्रिभुजाकार अवयव। देखिए त्रिभुजाकार अवयव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है। पहला होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के अंदर हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह की, कि वर्ग ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के, मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे के जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। तो 1 4 ये हो गया 9, यहाँ पर 3 2 और ये 1। तो हमारा मुख्य विकर्ण क्या है, 1 4 और 9, A11 A22 A33। तो इसके नीचे के जितने भी अवयव होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। दूसरा हम देखें तो दूसरा होगा हमारा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, या इंग्लिश में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी, उल्टी होगी। ये हमारे पास जो मुख्य विकर्ण होगा इसके ऊपर के अवयव, इसके ऊपर के अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। नीचे के अवयव शून्य होने जरूरी नहीं है। हमारे पास हम देख लेते हैं यहाँ पर इसी को उल्टा कर देंगे, 1 4 और ये 9। तो हमारे पास वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह जिसके अंदर ऊपर के अवयव शून्य होने चाहिए। तो ऊपर के अवयव हमने शून्य कर दिए, नीचे के अवयव ये लिख लेते हैं 3 2 और ये 1। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है तो इसके अंदर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसको हम ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास जो त्रिभुज होता है ऊपर की तरफ बनेगा और इसमें जो त्रिभुज होगा वो बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसलिए ये क्या है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह और ये क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ये तो थे आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे हम बात करेंगे आव्यूहों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। और पहली प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर परिवर्त आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए परिवर्त आव्यूह क्या होगा, अगर हमें दिया हुआ है कि हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3/2 कोटि का है और 3/2 का है, तो 3 को क्या होंगी, इसमें पंक्तियां होंगी। तो A11 A21 A31 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो A12 A22 और A32। ये हमारे पास क्या होगा, 3/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका जो परिवर्त आव्यूह होता है, परिवर्त आव्यूह ये कहता है कि कोई भी आव्यूह जो हमें दिया हुआ, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी पंक्तियां क्या बन जाएंगी, स्तंभ बन जाएंगे। और जो स्तंभ है वो किस में चेंज हो जाएंगे, पंक्तियों में। तो उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। उसको हम दर्शाते हैं A डैश या A के ऊपर T लगाएंगे, A ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ से पंक्तियों को तो हमें बदलना है किसमें, स्तंभों में, और स्तंभों को बदलना है किसमें, पंक्तियों में। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारी पंक्ति है A11 और A12, पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना देंगे A11 और A12। दूसरी पंक्ति है A21 और A22, इसको हमने दूसरा स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति हमारी A31 और A32। अब देख सकते हो आप कि जो पंक्तियां थी वो तो स्तंभ है, और जो स्तंभ थे हमारे वो क्या बन गई है, पंक्तियां बन गई है। और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है
काम करो, दोनों काम अपने आप हो जाते हैं। तो ये था आपका परिवर्त अवयव। दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा होता है आपका सममित अवयव और विषम सममित अवयव। सममित अवयव की बात करें तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगा जिसके लिए अवयव का परिवर्त अवयव और हमारा मुख्य अवयव है ए, दोनों क्या होंगे बराबर। अगर हमने अवयव जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, परिवर्त निकाल लिया, वो इसी के बराबर आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे सममित अवयव कहेंगे। और हमारा जो विषम सममित अवयव होगा उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोज आता है वो माइनस के बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई होके मिलता है। विषम सममित अवयव होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं विषम सममित अवयव कहते हैं। तो ये था आपका विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव से रिलेटेड कुछ हमारे पास यहाँ पर, तो विषम सममित अवयव का एक हमने एग्जांपल ले लिया। चलिए सबसे पहले सममित अवयव ले लेते हैं। सममित अवयव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये 1, ये -2 और ये 4, ठीक है। ये ए है हमारा, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, जो पंक्तियां हैं उसको स्तंभों में चेंज कर रहे हैं, स्तंभों में चेंज करेंगे तो ये 1 और ये -2, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो ये क्या रहेगा -2 और ये 4। अब हम देख सकते हैं a और a ट्रांसपोज दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर लिख देंगे a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ये तो हो गया हमारा सममित। अब हम बात करेंगे विषम सममित अवयव की। विषम सममित अवयव में जो मुख्य विकर्ण होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे हमारे शून्य होंगे। हमने मान लिया a है वो 3/3 कोटि का क्या हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है। हमेशा चाहे 3/3 का हो 2/2 का हो वैसा भी हो, उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे शून्य होंगे। और यहाँ पर हमारे पास a b और c है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा -a -b और ये माइनस का c। दूसरी जो विषम सममित अवयव पहला गुणधर्म क्या होगा इसका, कि इसका जो मुख्य विकर्ण के अवयव वो क्या होंगे 0 होंगे। इसके अलावा a ट्रांसपोज क्या आएगा -a के बराबर, तभी विषम सममित होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास इधर मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो हमारे पास अवयव हैं इनके संगत अवयव क्या है, ये धनात्मक है, इसके संगत क्या होगा ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक है तो ये क्या रहेगा धनात्मक, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारे पास ये था विषम सममित अवयव से रिलेटेड कुछ गुणधर्म। तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ai इज इक्वल टू या aij बराबर क्या होगा 0 होगा। कब, जब i बराबर क्या होता है हमारे पास 0। किसके लिए, विषम सममित अवयव के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी कि aij बराबर क्या आएगा -aj। कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j। कर सकते हैं, देख सकते हैं i और j बराबर है, मतलब 1 2 और 3 तो 0 आएगा। i नॉट इक्वल टू j है तो यहाँ पर माइनस तक क्या है हमारे पास, जैसे ये a12 है, ठीक है, और ये क्या हमारा a21 है, तो 21 और 12 क्या हुआ चेंज हो गए ij और ji, तो साइन क्या रहेगा इनके चेंज हो जाएगी माइनस और प्लस। इसी प्रकार 13 की बात कर लें और ये क्या रहेगा 31 प्लस और ये माइनस, ठीक है।
अब हम कुछ गुणधर्म और देखते हैं कि हमारे पास दो आव्यूह हैं ए और बी। ए और बी के हमारे आव्यूह हैं, मैट्रिक्स हैं, तो इनका जो योगफल होगा ए प्लस बी या इनका विकलन घटाना, दोनों का योगफल या विकलन का जो हमारे पास ट्रांसपोज निकालेंगे उसकी वैल्यू आएगी ए ट्रांसपोज प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे बी ट्रांसपोज। या तो दोनों का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को अलग अलग सोल्व करो, ठीक है, या तो ऐड करो या फिर माइनस भी दे रखे हैं, या फिर दोनों को जोड़ने के बाद में फिर ट्रांसपोज निकाल दोनों के आएंगे बराबर आएंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है गुणधर्म है वो ये कहता है कि k से हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया। k क्या है हमारा यहाँ पर कोई भी अदिश संख्या या अदिश राशि, कोई भी संख्या मान लेते हैं या अदिश राशि मान लेते हैं, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया या a हो गया स्मॉल a, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद में क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। वो होता है k मल्टीप्लाई में a का ट्रांसपोज, कि a के ट्रांसपोज को k से मल्टीप्लाई कर दो या फिर k से मल्टीप्लाई करने के बाद में a का ट्रांसपोज निकालो, दोनों क्या है एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारे पास गुणा के लिए a और b को हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अगर गुणा करने योग्य हैं तो वो हम देखेंगे 3.9 में। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो क्या आएगा b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। यहाँ पर क्या जाएंगे उल्टे हो जाएंगे। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, और जो अगली प्रॉपर्टी होगी वो किसके लिए होगी, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जो हमारे पास अब आगे की प्रॉपर्टी चली होगी किसकी होगी, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए। पहली प्रॉपर्टी a प्लस a का ट्रांसपोज, ये कैसा होता है, सममित होता है। कैसा होगा, सममित। अगला a माइनस a ट्रांसपोज, ये क्या होता है, विषम सममित। कैसा मिलेगा, विषम सममित। आगे हम बात करें कि हमारे पास a है, इसका ट्रांसपोज और उसका भी क्या करें हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो क्या आता है हमारा किसके बराबर आता है, a के बराबर। अगर जो मैट्रिक्स a है इसका ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो किसके बराबर आएगा, a के बराबर। या फिर हम ये कहें कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज परिवर्तन वो किसके बराबर होगा, 3 बार आ गया तो क्या आएगा हमारे पास t आ जाएगा, और 2 बार हो तो क्या होगा यहाँ पे क्या जाएगा 0, मतलब कि सामान्य रूप में जो हमारे पास मैट्रिक्स है वही मिलती है। अब हम बात करें, ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। और योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है, सममित होता है, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित होता है। इन दोनों का योगफल करें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2a बचता है। अब 2 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं इनको, a प्लस a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्लस का हाफ a ट्रांसपोज है वो माइनस के हाफ a ट्रांसपोज से क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस हाफ और प्लस का हाफ a क्या जाएगा हमारे पास, a के बराबर आता है। हमारे पास जो वर्ग आव्यूह a है उसको हम क्या कर सकते हैं, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होता है, सममित, और a माइनस a का ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित। क्लियर है। यहाँ तक आगे हम बात करें, लास्ट इसका गुणधर्म है और वो ये है कि हमारे पास यदि दो आव्यूह क्या होते हैं, समान,
दो अवयव या दो समान अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। या फिर यूं कह लो इसका उल्टा कि अगर संगत अवयव समान है तो वो क्या होंगे? अवयव समान का अवयव कहलाएंगे। जैसे ए है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस का 4 7 और ये 2, और हमें यहाँ पर बी दिया हुआ है B11 B21 B12 और B22। ठीक है, तो समान अवयव होने के लिए सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव समान हो और साथ में इनकी जो कोटि है, ऑर्डर है, वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 2/2 मैट्रिक्स है तो ये भी कितना होना चाहिए? 2/2। अगर ये 3/2 का है तो ये भी कितना हो? 3/2 का होना चाहिए। अगर ये 5/4 का है तो ये भी कितना हो? 5/4। क्लियर है? इनकी कोटि भी समान, मतलब ऑर्डर भी समान होना चाहिए। इसके अलावा इनके जो संगत अवयव है वो क्या होने चाहिए? समान होंगे। अगर हमें दिया हुआ है कि a बराबर क्या है? b है, तो यहाँ पर जो हमारे पास B11 होगा उसकी वैल्यू 1, B12 की वैल्यू 7, B21 की वैल्यू -4 और B22 की वैल्यू कितनी हो गई? +2। इसको देख करके हम तुलना करके लिख सकते हैं। कब? जब a और b दोनों क्या हैं? समान अवयव है। तो आज हमारे अवयव के जो गुणधर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे। 3.1 कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आप लोग इसके जो गुणधर्म है उनको अच्छे से अध्ययन करें, स्टडी करें और नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। किसके लिए? एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।